स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, अब तक ये खबर आप तक या तो पहुंच गई होगी या फिर आप या आपका कोई जानने वाला खुद इस खबर से परेशान होगा। यानी हम बात कर रहे हैं भारत में एलपीजी के क्राइसिस की। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको क्राइसिस? क्योंकि सरकार तो इसको क्राइसिस नहीं बोल रही, क्राइसिस मैनेजमेंट बोल रही है। हम सब पहलुओं पे बात करेंगे, हम की इकोनॉमिक डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि जब हम इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ते हैं तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन होता है कि द कंज्यूमर इज रैशनल। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो रैशनल थिंकिंग वाले होंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सही है कौन गलत है, वो मैं कभी नहीं बताता अपने वीडियो में। आई ट्राई टू प्रेजेंट अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। ये अब आपके ऊपर है कि उस वीडियो से आप क्या समझते हैं और एक रैशनल चॉइस या एक रैशनल थिंकिंग आप कैसे डेवलप करते हैं। मेरा काम आपको ये बताना नहीं है कि आप इसको सपोर्ट करो या इसको इसकी खिलाफत करो। मेरा काम है आपको बताना चीज़ें एज इट इज, एंड आपका काम है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं। मेरा काम बस रास्ता दिखाना है आपको। तो एलपीजी क्राइसिस 2026 के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक वॉर जो वेस्ट एशिया में हो रहा है भारत से 8000 किलोमीटर दूर, वो भारत की विश्व गुरु छवि या विकसित भारत की छवि में एक वल्नरेबिलिटी एक्सपोज करता है बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। और क्यों हम एलपीजी यानी गैस क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, पेट्रोल क्रूड पेट्रोलियम के बारे में नहीं। क्या वजह है कि ज़्यादातर जगह आपको एलपीजी में लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेल यू कि नहीं देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या दिक्कत है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम एन इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी। बढ़ते हैं इसी बात को आगे लेके। तो देखो, अच्छा, बाय द वे, लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि एक दो वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या ईरान से पास हो गए हैं और इंडिया में गैस लेके आने वाले हैं। बट क्या वो सफिशिएंट है? आई डोंट थिंक सो। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो देखो, एम्प्टी सिलेंडर्स एंड एंडलेस क्यूज, आप चाहे वो ट्विटर हो, आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, सिलेंडर ब्लैक हो रहा है, ज़्यादा पैसों में मिल रहा है लोगों को। बुकिंग वाली जो IVR नंबर्स होते हैं वो कोई कॉल नहीं उठा रहा है। इवन आफ्टर गेटिंग अ सिलेंडर बुकड 3 दिन 4 दिन में नहीं पहुंच रहा। और ये बड़े महानगरों का हाल है, छोटे शहरों का क्या हाल होगा नो वन नोज अभी। मतलब पीपल नो, जो न्यूज़ में आप देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और आप ये भी देखिए कि फिलहाल एलपीजी के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस है। धीरे धीरे ये गैस क्राइसिस वहाँ भी पहुँच रही है। आज ही की एक न्यूज़ है जिसमें ये बोला गया है IGL, जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है और दिल्ली में पाइप नेचुरल गैस देने का काम करती है और CNG देने का काम करती है, वो कमर्शियल PNG, कमर्शियल सेक्टर को PNG कटौती कर रही है 20% तक। आप बहुत सारे न्यूज़ सुन रहे होंगे कि रेस्टोरेंट 20% तक बंद हो गए, 50% तक बंद हो गए, लकड़ी से काम चलाना पड़ रहा है। 21 दिन से बढ़ा के 25 दिन सिलेंडर बुकिंग टाइम कर दिया गया है। ये अर्बन एरियाज़ में है। आप एक चीज़ नहीं जानते कि अगर आप रूरल एरियाज़ में हैं या कोई डिस्टेंट रीजन ऑफ इंडिया में यानी Tier 2 Tier 3 सिटी के बाहर के हैं, तो ये समय बढ़ा के 45 दिन का कर दिया गया है फॉर रूरल एरियाज़। तो इट्स अ बिग। और बाकी सब छोड़िए, इवन प्रधानमंत्री जी हैज़ ऑल्सो ट्वीटेड कि जैसे हमने कोविड क्राइसिस को पार किया था हम इसको भी कर लेंगे। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग अ लॉट टू डाइवर्सिफाई, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म आप ये गेम खेल सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आप इमरजेंसी में नहीं देखते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो या US हो या कनाडा हो, वो अचानक से आपने मांग लिया तो वो गैस दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। तो हमारा सबसे पहला काम जो है, डाइवर्सिफिकेशन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ईरान से बात करके अपने वेसल्स आगे निकालने की ज़रूरत है। बट पहले बात करते हैं कि क्राइसिस क्या है। देखो, सिलेंडर ख़त्म हो रहे हैं, खासकर जो लोग PGs में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, सिलेंडर कनेक्शन नहीं है, वो अपना आउट ऑफ मार्केट वो सिलेंडर लेते हैं या भरवाते हैं और उसका रेट अब 500-600 रुपये तक हो चुका है। आपको मालूम होगा कि आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं इंडक्शन कुकटॉप्स, यानी इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप्स के लिए अचानक से डिमांड बढ़ गई है। तो आप सोचिए कि जब
इंडक्शन कुकटॉप नहीं मिल रहा है तो आपको इतनी भारी मात्रा में गैस कहाँ से मिलेगी? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इधर उधर अभी तुरंत आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाएंगे भी तो तुरंत आप तक वो गैस आ जाएगी, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा वेसल्स तो वहीं फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। जब वेसल निकलेंगे नहीं, जब वेसल फ्री ही नहीं होंगे, तो दूसरी जगह जाने के लिए भी तो वेसल चाहिए गैस लाने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो लेट्स टॉक अबाउट कि मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया जो बर्न हो रहा है, और ये 33 किलोमीटर की जो स्ट्रिप है वो कैसे इंडिया के लोकल गैस सप्लाईज को हिट कर रही है। गवर्नमेंट रश कर रहा है, पैनिक कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, मिनिस्टर्स लगातार आपको बयान देते हुए दिखाई देंगे, बट जो एनेक्डोटल एविडेंसेस हैं, डेटा है, और आप चारों तरफ जो वीडियोस देख रहे हैं वहां पे आप एक क्राइसिस की सिचुएशन तो देख ही सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, बट याद रहे कि मोर देन 90% ऑफ अवर एलपीजी इंपोर्ट, यानी लगभग 70% के आसपास एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। 70% ऑफ अवर एलपीजी वी आर इंपोर्टिंग। उस 70% में से 90% से ज़्यादा एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा कतर से आता है, सबसे ज़्यादा यूएई से आता है, फिर कतर से आता है, एंड कुवैत, सऊदी अरेबिया, और ये सब कुछ वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब अगर 90% से ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी एक ही रूट पे है और वो रूट ही चोक हो गया है, वो 33 किलोमीटर का जो चौड़ाई है, ईरान उसको चोक कर दिया है, माइंस बिछा दिया है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में, अच्छा स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स कितने हैं इंडिया में वो भी हम अभी आगे देखते हैं। तो वल्नरेबिलिटी कितनी है? 33 मिलियन टन्स हम कंज्यूम करते हैं एलपीजी ईयरली। 90% से ज़्यादा डिपेंडेंसी है हॉर्मुज के ऊपर, और हमारा जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व, स्ट्रैटेजिक मतलब अंडरग्राउंड स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, वो सिर्फ और सिर्फ 1.7 डेज का, मान लो कि 2 डेज का है। अब लोग कह रहे हैं 2 दिन का है, कुछ कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि 25 डेज का एलपीजी है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व प्लस प्राइवेट रिजर्व मिला के, स्ट्रैटेजिक रिजर्व और प्राइवेट रिजर्व को मिला दे तो 25 दिन का एलपीजी ऐसा कहा जा रहा है। बट जब भी क्राइसिस होती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट में जो प्राइवेट स्टॉक हैं वो तुरंत नहीं छोड़े जाते ना, कहीं ना कहीं तो आपको कटौती करनी पड़ेगी। तो जो नॉर्मेल्सी है, जो नॉर्मेल्सी थी वो खत्म होती है, ठीक है। जो नॉर्मेल्सी है वो हमेशा क्राइसिस सिचुएशन में खत्म होती है, और आपका स्ट्रैटेजिक रिजर्व जब इतना कम है, क्योंकि अगर आप अपने सारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व को एक साथ यूज कर लिए तो 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा, तो आप सब कुछ सारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व एक साथ तो यूज कर नहीं सकते, यानी कि इस 2 दिन को बढ़ाना पड़ेगा आपको किसी तरह। और बढ़ाएंगे कैसे आप? जब ये नॉर्मल सिचुएशन ऑफ एलपीजी को आप हिंडर करेंगे, ठीक है। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज वी डोंट हैव स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स टू सप्लाई टू द नेशन। जियोपॉलिटिकल चोकहोल्ड की बात करें तो पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, और इंडिया का एलपीजी सप्लाई 54%, अब तो लगभग 70% के आसपास डाउन हो गया, क्योंकि सप्लाईज आ ही नहीं रही है, वहां से निकल ही नहीं पा रही है, तो आएगी कहाँ से? और इंडिया अपने इंपोर्ट में 60% से ज़्यादा कंजम्पशन के लिए, मतलब अगर 100 लोग कंज्यूम करने वाले हैं तो 60 लोगों तक जो एलपीजी पहुंच रही है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो 60 इंपोर्ट कर रहे हैं उसका 90% इंपोर्ट हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कर रहे हैं। तो कैसे कर पाएंगे? इसकी वजह से क्या हुआ है, इंडिया में डोमेस्टिक सिलेंडर, क्योंकि डिमांड तो है, सप्लाई कम हो गई है, डिमांड अभी भी ज़्यादा है, सप्लाई कम हुई है, तो वहाँ पे सिलेंडर के कॉस्ट को 70 रुपये तक बढ़ाना पड़ा है, 913 रुपये हो गया है। और उसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर्स के भी कॉस्ट बढ़े हैं, और कमर्शियल सिलेंडर के साथ तो ये हो गया है कि रेस्टोरेंट सब बंद हो रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, कॉलेज की मेस, इवन ये जो गुरुद्वारा कमेटी है दिल्ली की, उन्होंने भी अब सरकार को चिट्ठी लिखी है कि अब गैस क्राइसिस हो रही है और हम लंगर नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर अभी थोड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, सो दैट पर्सनल एलपीजी लोगों तक पहुंचाई जा सके। पर्सनल एलपीजी की भी कमी है, क्योंकि 2 दिन से भी कम का अगर आपके पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व है तो यू कांट से कि सब कुछ नॉर्मली चल जाएगा, ठीक है। तो पहली बार एक सप्लाई साइड शॉक आया है जो भारत के लगभग सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा ना कि उज्ज्वला योजना में भी 10 करोड़ लोगों को नया कनेक्शन दिया गया है, तो वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब वापस से सब कोई लकड़ी और कोयले की तरफ जा रहा है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके हम आगे बढ़े थे, जो प्रॉब्लम थी हमारे कंट्री में कि कुकिंग फ्यूल या कुकिंग जो आप लकड़ी जला के काम करते हैं जिसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, हम दोबारा से उस तरफ जा सकते हैं, दोबारा से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो हमने अपनी ऊंचाइयां छुई थी, कम किया था पॉवर्टी को, वो दोबारा बढ़ने की उम्मीद है।
तो इसी बात को आगे बढ़ते हैं लेके, बट अगर आपको इन सारी सिचुएशन, ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल क्राइसिस, इकोनॉमी, क्यों इकोनॉमी की इम्पैक्ट करती है दुनिया भर में आपको, आपकी सिचुएशन को, और क्यों बार बार कहा जाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट होना ज़रूरी है भारत को, तो इन सब को समझने के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज एंड शुड बी योर ऑप्शनल। तो अगर आप एक रैशनल थिंकर हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि आप एक रैशनल इंडिविजुअल हैं जो अपना सही गलत खुद सोच सकता है, खुद समझ सकता है, ना कि वो किसी के कहने में आता है कि भीड़ एक तरफ जा रही है, आप उस भीड़ से अलग चल सकें, तो आप एक रैशनल थिंकर होते हैं। तो इफ़ यू आर रैशनल थिंकर और अपनी रैशनैलिटी पे आपको भरोसा है, अपनी बुद्धि और प्रयास पे भरोसा है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन आपके लिए, क्योंकि इसमें रटना नहीं है, ये कंसेप्चुअल ऑप्शन है जो आपको 300 प्लस लाने में और साथ ही साथ 20% ज़्यादा का सक्सेस रेट आपको देता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज थ्रू इकोनॉमिक्स ऑप्शन। एक और बात, सबसे ज़्यादा ओवरलैप प्रीलिम्स में मिलता है आपको इकोनॉमिक्स का। आप देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में भी अब कट ऑफ बढ़ गई है, तो कट ऑफ बढ़ गई है, उसको पूरा करना है, इकोनॉमिक्स आपको सही होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स सही करनी है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन आपके लिए, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, इट डजेंट मैटर, दिस इज योर ऑप्शन। ठीक है, हमारा बैच शुरू हो रहा है 17 मार्च से, सो आई विल से कि वी विल मीट इन द क्लास सून, गो फॉर द प्लैटिनम बैच, क्योंकि देखो मेंस इज अ गेम ऑफ राइटिंग एंड कॉन्सेप्ट, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको यहाँ मिलेगी मेंटरशिप, और आंसर राइटिंग के लिए एडवांस टेस्ट सीरीज और PYQs आपको प्लैटिनम बैच में प्रोवाइड किए जाते हैं। गो फॉर द प्लैटिनम बैच। और अगर आपको यूपीएससी रिलेटेड कोई भी डाउट है, ऑप्शन रिलेटेड डाउट है, क्या लें क्या ना लें, तो आप मेरे को, you can write to me on Economics or Economics Telegram and Instagram, or write to me on rishabh.singh@studyIQ.com. I can reply you, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है, अब हम कंज्यूमर साइड की बात रखते हैं, फिर हम गवर्नमेंट साइड की भी बात रखेंगे, दोनों बात करेंगे। आप देख लीजिए कि आप किस साइड आपको ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, देखो रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, ये तो सही बात है, बेंगलोर हो, इवन अगर, क्योंकि आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली में जो पहले स्विगी पे रेस्टोरेंट्स दिखाई देते थे, बहुत सारे अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, दे आर नॉट ऑन स्विगी नाउ, क्योंकि उन्होंने अभी अपना रेस्टोरेंट का शटर गिराया हुआ है। 60% से ज़्यादा क्विक सर्विस ईटरीज तमिलनाडु में मेन्यू स्लैश किया है। ढाबा मतलब जो छोटे ईटरीज हैं वो बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, खासकर क्लाउड किचन्स एंड न्यू किचन्स एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट पैरालिसिस इसलिए क्योंकि देखो, ऑटो रिक्शा हो या कैब्स हो या कार्स हो, वो अब क्या करते हैं, LPG और CNG पे चलते हैं, और आप देख रहे होंगे लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं अब CNG पंप्स के ऊपर, जैसे कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, और 5-5, 6-6 घंटे का वेट टाइम हो गया है। अब देखो, आप 6 घंटे अगर आप पेट्रोल पंप पे खड़े हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस तो हो ही रहा है, यू आर लूजिंग योर प्रोडक्टिविटी। तो ओवरऑल इंडिया की GDP पे ये तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्लस उसके बाद तेल अगर कम है, गैस कम है, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्लस आपकी जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं, तो जो फैक्ट्रीज़ हैं मोस्टली, वहाँ पे भी इस समय नेचुरल गैस नहीं पहुँचाई जा पा रही है एट द रेट जो पहले नॉर्मल रेट था। इसकी वजह से कई सारी जो कमर्शियल यूनिट्स हैं उनको भी बंद करना पड़ा है, स्पेशली पंजाब जैसे रीजन्स में, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक खतरा आ गया है, लोगों की जॉब के ऊपर एक खतरा आ गया है। इसके अलावा अगर आप घर में देखें, घरों में तो फिर से फायरवुड की तरफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मार्केट रेट लगातार फ्लक्चुएट और वेरी कर रहा है 1600 रुपये से 3000 रुपये तक। इवन दिल्ली में पीपल आर बाइंग सिलेंडर्स एट 4000 रुपीज़ इन ब्लैक, बिकॉज सिलेंडर और कहीं अवेलेबल, नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। इससे क्या है, इंडिया का जो वल्नरेबल सेक्शन है वो ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि जॉब जा रही है, क्योंकि शटडाउन्स हो रहे हैं, और LPG मिल नहीं रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर से लकड़ी और बायोमास की तरफ या उपले की तरफ आपके घरों को, खासकर रूरल हाउस होल्ड्स को जाना पड़ रहा है। तो ये जो हमने गेन किया था क्लीनर पॉलिसी वाला, वो कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। तो सिर्फ हमारा इम्पैक्ट पैसे वाला इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी इम्पैक्ट नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो आगे जाके GDP में दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम उज्ज्वला की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़ को, 10 करोड़ से ज़्यादा मतलब समझिए 50 करोड़ लोगों तक सिलेंडर पहुंचाया गया था, क्लीन फ्यूल पहुंचाया गया था। तो उसकी वजह से हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में लीप्स एंड बाउंड्स में
इम्पैक्ट ले आए थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आए थे, जो अब रिवर्सल होने की कगार पे खड़ा है। तो इसीलिए ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये एक डेवलपमेंटल इशू है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का इशू है, इंक्लूसिव ग्रोथ का इशू है, क्योंकि हेल्थ क्राइसिस दिखाई दे रही है, टाइम पावर्टी क्राइसिस दिखाई दे रही है, खासकर वल्नरेबल सेक्शन के लिए। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डन सम इमरजेंसी इंटरवेंशन, क्योंकि स्ट्रैटेजिक रिजर्व तो है नहीं अभी हमारे पास। 8 मार्च को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन्वोक किया गया है। अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है, ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि होल्डिंग को रोक सके सरकार, स्टॉकिंग को रोक सके। कहीं कहीं आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि 25 सिलेंडर मिले, 30 सिलेंडर मिले, इसको रोकता है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट गवर्नमेंट को पावर्स देता है ऐसे होल्डर्स को पकड़ने के लिए और उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए, होल्डिंग को खत्म करने के लिए, ऐसे चीज़ों के ऊपर जिसके जो एसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं। ठीक, उसके अलावा रिफाइनरीज को ये बोला गया है कि 100% ऑफ इंडस्ट्रियल गैस को किधर डाइवर्ट किया जाए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। इसीलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी 30% जंप किया है। बट आप सोचिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जंप कराना है तो आपको इंडस्ट्रियल गैस प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, है ना। तो आपकी इंडस्ट्रीज क्या होंगी, शटडाउन होंगी। इंडस्ट्री शटडाउन होंगी तो आपने जो गेन्स किए हैं लास्ट ईयर, हमने मैन्युफैक्चरिंग में किया हो या सर्विसेज में किया हो या ओवरऑल ग्रोथ में किया हो, वो हम लूज कर जाएंगे। और भारत जैसा कंट्री जहाँ पे 5% से ज़्यादा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और वहाँ पे अगर फैक्ट्रीज बंद होने लगी तो ये 5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और ये 5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट बताया भी है, ये उस सिचुएशन में है, सरकार नापी है, जब आपको पिछले हफ्ते में 1 घंटे भी आप काम किए हैं तो आप एम्प्लॉयड माने जाते हैं। तो ऐसे लोग जो 1 घंटा भी काम नहीं किए, वैसे लोग 5% है इस देश में, तो वो भी बढ़ जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और खराब हो जाएगा। रेस्टोरेंट शट डाउन होंगे तो डिलीवरी बॉयज पे के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी कमाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो उस रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मार्च 12 की अगर बात करें तो इमरजेंसी रिलीज किया गया है लगभग 50,000 किलो लीटर केरोसिन स्टेट्स के लिए, ताकि जो भाई गैस के ऊपर डिपेंडेंस है, ना सिर्फ भाई लोगों के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ आपके थर्मल पावर प्लांट्स भी चल रहे हैं, बिजली मिल रही है, वहाँ भी गैस का यूज हो रहा है, तो उसके लिए भी केरोसिन को भेजा गया है ताकि एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा वी हैव सीन अ डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, क्योंकि पीएम साहब लगातार बात कर रहे हैं, फाइनेंस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बात कर रहे हैं, और ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ रहा है, क्योंकि अभी कोई भी सरकारी डिटेल नहीं आई है कि 2 टैंकर को एटलीस्ट छोड़ा गया है इंडिया जाने के लिए, बट दीज 2 टैंकर्स आर नॉट मच, एक दिन का सप्लाई और बढ़ जाएगा। वी विल हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, क्योंकि चाइना हैज सिक्योर्ड दैट डील। चाइना ने $400 बिलियन का प्रॉमिस भी किया है ईरान को, और उसके बदले ईरान उसको गैस भेज रहा है। तो चाइना इज़ द ओनली कंट्री एंड रशिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। हम लोग तो पहले ही ईरान को छोड़ चुके थे बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शन। इकोनॉमिक शॉकवेव्स की अगर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, खासकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, क्योंकि आप देख रहे होंगे 5 स्टार्स में भी अब खाना बनाने के लिए लकड़ी ले आके आ रहे हैं। आपने देखा होगा ये वीडियोस आ रहे हैं चारों तरफ, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे। इनफॉर्मल केटरिंग सेक्टर्स लीड कर रहे हैं और लगभग 10 से 15 मिलियन जॉब्स तक, यानी लगभग 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ जॉब तक, 1.5 से 2 करोड़ जॉब तक आप खतरे में पड़ी हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटैलिटी में, डिलीवरी बॉयज़ में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इससे फिस्कल बर्डन भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। सरकार बोली है कि जब तक $130 के ऊपर नहीं जाता, हम पेट्रोल का या गैस का प्राइस अब दोबारा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अनरियल गेंस भी मिला है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट कंपनीज को, जिसको हम विंडफॉल गेंस बोलते हैं। क्योंकि रशिया से तो हमें $60 $50 में मिल जा रहा था तेल, उससे भी कम में मिल जा रहा था तेल। तो जब $50 में यहाँ पे तेल मिल रहा था, तब भी हम $100 में तेल भरवा रहे थे। तो ये जो शॉक लगा है, $60 अब बढ़ के $130 होने वाला है, तो वो शॉक अब्जॉर्ब करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो सरकार अगर कोशिश करेगी शॉक अब्जॉर्ब करने की, तो कहाँ से करेगी? हमारे टैक्सेस से करेगी। तो ये टैक्स का पैसा कैपिटल डेवलपमेंट में जा सकता था, अब वो सप्लाई साइड शॉक को रोकने में जा रहा है, तो जिसकी वजह से फिस्कल बर्डन पड़ रहा है। लगभग 3500 करोड़ तक का अनप्लैंड सब्सिडी सरकार को देना पड़ सकता है गैस और ऑयल सेक्टर में। लगभग जो हमारा 4.3% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट है, हम शायद वो भी मिस कर दें। इसके अलावा स्टैगफ्लेशन रिस्क है, क्योंकि 7.3% पे हम ग्रो कर रहे हैं, है ना, 7.3% पे ग्रो कर रहे हैं। बट अगर जॉब लॉसेस होने लगे,
स्टैगफ्लेशन मतलब स्टैगनेंट इन्फ्लेशन, तो स्टैगनेंसी इन जॉब मार्केट एंड इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन डिपेंड करता है कि ग्रोथ के ऊपर। इन्फ्लेशन क्यों आएगा? क्योंकि भाई अगर हम 80% तक 80 से 90% तक चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस और क्रूड ऑयल, और गैस और क्रूड ऑयल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में लगातार बढ़ रहा है, तो हम इन्फ्लेशन भी तो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, महंगाई भी तो बाहर से ले आ रहे हैं। तो बाहर से अगर तेल महंगा लाएंगे तो जिन ट्रक्स में वो तेल डाला जा रहा है उनकी रनिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, उनकी रनिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा जो फूड सप्लाई है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, फूड सप्लाई की कॉस्ट बढ़ेगी, जो आपके घर तक दाल चावल आप पहुँच रहा है, सब्जी पहुँच रही है, फल पहुँच रहे हैं, उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमारा ये जो एनर्जी शॉक्स पे अभी हम हैं और अगर ये लंबा खिंचता है, जो कि खिंचने वाला है ऐसा दिख रहा है, तो वो हमारे जनरल कंज्यूमर के जेब पे और भारी कंस्ट्रेंट डालेगा। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक ड्रैग की बात करें तो ये हमारी जीडीपी को 0.25% से लगभग 0.75% तक गिरा सकता है, ये इन्फ्लेशन रेट एंड जॉब लॉसेस। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की, जो अंडरग्राउंड रिजर्व्स होते हैं, तो यूएसए अगर देखें आप, यूएसए तो उसके पास 120 दिन का रिजर्व है, और ना भी हो तो भी यूएस के पास अपने शेल गैसेस हैं, उनके पास अपना रिजर्व है जहां से वो खुद तेल निकाल सकें, वो डिपेंडेंट नहीं है सऊदी वाउदी के ऊपर। उसके अलावा आप चाइना को देखें जिन्होंने डील सिक्योर कर ली है, उनके पास भी 90 डेज का एलपीजी रिजर्व है। इसके अलावा चाइना ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है रिफाइंड पेट्रोलियम के ऊपर, एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है रिफाइंड पेट्रोलियम के ऊपर। अभी हमने अभी भी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया। जापान का देखें अगर, तो जापान के पास भी 50 डेज का रिजर्व है, एलपीजी रिजर्व। ये गैस रिजर्व इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एनर्जी जो है वो ना सिर्फ खाने कुकिंग के लिए ज़रूरी है, बल्कि वार्म घरों को वार्म रखने के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। इंडिया के पास मात्र 1.7 लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, प्लस सम प्राइवेट रिजर्व्स, बट प्राइवेट रिजर्व जनता के लिए थोड़े होते हैं, वो तो इंडस्ट्रियल गैसेज हैं। अब सरकार बोलेगी तो इंडस्ट्रीज उन गैसेस को रिलीज कर देंगी, किसके लिए? जनता के लिए। तो प्राइवेट रिजर्व मिला दें तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन का रिजर्व है। बट रिजर्व होने का ये मतलब नहीं है कि 25 दिन हमें आराम से बैठना है, 25 दिन में सब खत्म हो गया तब क्या करोगे? इसीलिए हाथ बांध के चल रही है सरकार। तो चाइना जिन्होंने अग्रेसिवली अपने स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया था, बिकॉज क्राइसिस कभी भी आ सकती है, हमने वो काम नहीं किया। हमने किया क्रूड ऑयल के सेक्टर में किया, बट वो भी ज़्यादा नहीं किया। अभी भी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो कहती है 90 दिन का रिजर्व आपके पास होना चाहिए क्रूड ऑयल का। इंडिया के पास 25 दिन का है, 25 दिन का क्रूड ऑयल का रिजर्व है, हमें उसको बढ़ाना है। अब हम उसके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, अभी हम शुरू कर रहे हैं। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि 2 दिन से भी कम का हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, तो हमको भी बढ़ाने की ज़रूरत है अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को। और इसीलिए एक्सपर्ट कुछ फिक्सेस सजेस्ट करते हैं, अपने स्ट्रैटेजिक कवर्स को बढ़ाया जाए, यानी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़, ताकि हम कम से कम 45 से 50 डेज के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स मेंटेन कर सकें एलपीजी के लिए, नेचुरल गैस के लिए। क्योंकि एलपीजी हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है भाई, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है। 45 डे का कम से कम बफर तो होना ही चाहिए। बट अगेन ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एक ही है, जल्द से जल्द या तो डाइवर्सिफाई कर सको आप अपने गैसेस को, या फिर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ले सको। एक्सेलरेट करना है सिटी गैस को यानी पीएनजी को, तो स्पेशली जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं जो अब भी एलपीजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है रादर देन द पाइप्ड नेचुरल गैस, जो पीली वाली लाइन आती है, तो वहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द बनाने की ज़रूरत है, सो दैट जो एलपीजी का डिपेंडेंस है वो ज़्यादातर उज्ज्वला बेनिफिशरीज के लिए हो, तो सरकार का जो फिस्कल ड्रैग है ना वो कम हो जाएगा। उसके अलावा रुपीज़ ट्रेड सेटलमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम ये जो करेंसी क्राइसिस है, क्योंकि हमारा रुपया भी तो 93 रुपीज़ पर डॉलर तक पहुँच ही गया है, 93 रुपीज़ पर डॉलर तो पहुँच ही गया है, तो हमारे करेंसी क्राइसिस भी है, एक तरह से करेंसी का रिस्क भी बढ़ रहा है। तो अगर हम रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने लगे तो कम से कम ये करेंसी रिस्क को कम कर पाएंगे, क्योंकि हम कम से कम जो गल्फ कंट्रीज़ के साथ जो हम डील करते हैं, जैसे ओमान है, यूएई है, उसको हम रुपए में सेटल कर सकें, कम से कम यूएई ओमान के साथ हम कर सकें ये काम, जहाँ से ज़्यादा लेके आ रहे हैं। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फिक्सेस। शॉर्ट टर्म डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी चाहिए हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, सिंपल सी बात है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कंज्यूमर अपने लेवल पे क्या कर रहा है। कंज्यूमर देखो सीधी सी बात है,
ट्रस्ट डेफिसिट है इस समय सरकार के साथ कंज्यूमर का। इवन जो भयंकर सपोर्टर भी होंगे इस समय लाइनों में खड़े हैं, क्योंकि सबको फिर वही 2016 का डिमोनेटाइजेशन, कोविड का टाइम याद आता है। तो कंज्यूमर के दिमाग में अभी भी वो दिन फिर से तुरंत से जागृत हो जाता है, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी फेल कर रहा है और डोमेस्टिक एलपीजी भी घर तक डिलीवर नहीं हो रहा, लोगों को गोडाउन से उठाना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लोग पिवट कर रहे हैं इंडक्शन कुकटॉप की तरफ। लेकिन इंडक्शन कुकटॉप के लिए भी एक दिक्कत है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट पे ये स्टॉक आउट हो गया है। भाई अचानक से डिमांड बढ़ेगी तो इतनी सप्लाई थोड़ा कोई रखा हुआ होगा, है ना। अचानक से स्टॉक आउट हो गया है। उसके अलावा आप देखो कि अगर सबको इंडक्शन कुकटॉप पे शिफ्ट किया तो आपकी ग्रिड कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप इंडक्शन की तरफ जाएंगे तो आप ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब उस इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको संभालने के लिए ग्रिड कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, तो उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्लस अगर आप इंडक्शन की तरफ जा रहे हैं तो इंडक्शन पे यूज़ होने वाले जो कुकवेयर हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो आप पहले 3000 का इंडक्शन खरीदिए, फिर उस इंडक्शन पे खाना बनाने के लिए 5000 का और इन्वेस्ट करिए कुकवेयर के ऊपर, तो इट विल बी अ महंगा सौदा फॉर द जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया, फॉर द जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो काम 900-1000 रुपए में सिलेंडर से हो सकता है उसके लिए 8000 रुपए लगाना पड़ेगा कम से कम एक फैमिली को। सो ये महंगा सौदा है। तो कमर्शियल एलपीजी गैस फेल कर रहा है, ई कॉमर्स स्टॉक आउट देख रहा है, तो क्या करे आखिर इंडिया का मिडिल क्लास करे क्या? व्हाट शुड बी द वे आउट? अब सवाल है आपसे, क्या आपने भी सिलेंडर बुक किया है जिसको आने में लेट हो रहा है? क्या आपके यहाँ भी 25 से 45 दिन तक का रीबुकिंग बढ़ा दिया गया है समय? तो कमेंट करो कि आपके शहर में क्या है सिचुएशन। खासकर मैं जानना चाहता हूँ कि छोटे शहरों में क्या सिचुएशन है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में तो स्थिति अभी थोड़ी नॉर्मलसी से अलग है। हम फुल ब्लोन क्राइसिस नहीं कहेंगे, बट लोगों को लाइन में लगते हुए तो मैं अब देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर के पास एक गैस एजेंसी है। सो लेट्स सी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। क्या गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो सही है? क्या आपके यहाँ सिलेंडर मिल रहा है? ठीक है व्यवस्था? डू टेल मी अबाउट इट। यूज दिस कमेंट सेक्शन टू सजेस्ट चेंजेस, सजेस्ट द गवर्नमेंट टू डू समथिंग। और अगर आप खुश हैं गवर्नमेंट की तैयारियों से तो आप वो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव टोल्ड यू द फैक्ट्स, नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या उससे आइडिया बनाते हैं अपना। रिमेंबर, हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शन का बैच 17 फरवरी को ओरिएंटेशन सेशन है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है और 300 प्लस का एक स्ट्रैटेजिक ऑप्शन चाहते हैं तो दिस ऑप्शन इज फॉर यू। आई विल मीट यू इन द क्लास सून। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।